सो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। उससे पहले हमने डायलैक्टिकल आइडियलिज्म ऑफ हेगल के बारे में पढ़ा था। इन टुडेज लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। सी, I'll advise you to consider this lecture as a second part of historical materialism, or this is an extension of historical materialism. Karl Marx as such did not differentiate between historical materialism और dialectical materialism. जो dialectical materialism है, right, it is you could say a sub part, right, और ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का ही पार्ट है. सो वी आर डिस्कसिंग हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, और उसमें हम स्पेसिफिकली मार्क्स का जो कंसेप्ट है डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, विच इज इन डायरेक्ट ओपोजिशन टू द हेगल्स कंसेप्ट ऑफ डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, विल बी स्टडिंग अबाउट दिस, राइट. तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं मार्क्स और हेगल के बीच में, राइट. हेगल और कार्ल मार्क्स के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं. हमें यह पता है कि हेगल टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, राइट. कार्ल मार्क्स ने यहां से क्या उठाया? सी, कार्ल मार्क्स वाज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल, ठीक है. तो उन्होंने डायलैक्टिक्स के कंसेप्ट को, ही एग्रीड विद द कंसेप्ट ऑफ डायलैक्टिक्स, राइट. वो बोलते हैं कि डायलैक्टिक्स तो है, कॉन्ट्राडिक्शंस तो है, लेकिन ये आइडियलिज्म नहीं है, राइट. ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ये आइडियाज की फॉर्म में नहीं है. ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ये क्या है? आपके मटीरियल बेस, राइट. ये क्या है? नेचुरल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड की एक्चुअल कॉन्ट्राडिक्शंस है, और ये मटीरियलिस्टिक और रियल कॉन्ट्राडिक्शंस है, और ये आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन में मिलेगी, राइट. तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस खाली आइडियाज की कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, दीज आर रियल कॉन्ट्राडिक्शंस, और दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म. और कैसे आइडियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मटीरियलिज्म, वी स्टडीड अबाउट इट, राइट. आइडियलिज्म बिलीव्स इन कि यहां पे आइडियलिज्म बिलीव्स इन कि जो आपकी गाइस्ट है, राइट, गाइस्ट और कॉन्शियसनेस यही ओनली रियलिटी है. दिस इज द ओनली रियलिटी, राइट. दिस इज द ओनली रियलिटी. और हम बोल सकते हैं, हेगल बोलते हैं कि दिस इज द प्राइमरी रियलिटी, राइट. और जो सोशल रियलिटी है, सोशल रियलिटी और इवन हिस्ट्री ऑफ मैन, दिस सोशल रियलिटी और इवन फिजिकल रियलिटी, द वर्ल्ड यू सी, ये जो फिजिकल रियलिटी है, आई विल एडवाइज यू टू रेफर टू द lecture of dialectical idealism. You are not able to follow this concept well, right. तो जो सोशल रियलिटी है, दैट इज कल्चर, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी, राइट, विच दीज आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ मैन, राइट. दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ गाइस्ट, राइट, प्रोजेक्शन ऑफ गाइस्ट. ठीक. तो सोशल रियलिटी क्या है? दीज आर सोशल रियलिटी और फिजिकल रियलिटी सेकेंडरी रियलिटी है, राइट. हमने देखा था कंसेप्ट कैमरा का, जैसे कैमरा का नेगेटिव है, दैट इज प्राइम रियलिटी, और जो उसके फोटोज डेवलप होते हैं वो नेगेटिव से ही डेवलप होते हैं फोटोज, राइट. तो फोटोज का खुद में ही कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर फोटोज को आप डिस्ट्रॉय भी कर दोगे, इफ यू विल प्रिजर्व द नेगेटिव, तो आप फिर से फोटोज को क्या है, डेवलप कर सकते हो, राइट. तो प्राइमरी रियलिटी और ओनली रियलिटी गाइस्ट ही है, और ये सोशल रियलिटी और फिजिकल रियलिटी क्या है? इसका प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन है, राइट. तो फिजिकल रियलिटी कैसे एक्सटेंशन है? तो हमने उसमें पढ़ा था फिनोमिनोलॉजी, राइट. I also talked about phenomenology when I was talking about the non-positivistic methodology. वहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में
कवर किया है, राइट। अगर आपको डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में समझ में नहीं आया कि फिनोमिनोलॉजी क्या है, बिकॉज वहाँ पे मैंने बड़ा ब्रीफ मैनर में उसको ये सारा डील किया था, तो आई विल एडवाइज यू टू रेफर टू द लेक्चर्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट फिनोमिनोलॉजी, राइट। ठीक है, तो यहां से ये बोलते हैं कि बीइंग, जो कॉन्शियसनेस है, राइट, वो प्राइमरी रियलिटी है, और जो आपका मटीरियल बीइंग है, राइट, स्पीसीज, मैन एज ए बीइंग, और जो नेचुरल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड और मटीरियल वर्ल्ड है, जहां से, और जो नेचर है जहां से मैन एक्सट्रैक्ट करता है रिसोर्सेज को अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, राइट, वो क्या है, दैट कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस योर मटीरियल बीइंग, कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस बीइंग, ये आपका बोलते हैं हेगल, ठीक। जबकि कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, मटीरियलिज्म में बिलीव करते हैं। कार्ल मार्क्स के लिए जो प्राइमरी रियलिटी है, राइट, प्राइमरी रियलिटी है, कार्ल मार्क्स ये नहीं बोल रहे हैं अनलाइक हेगल कि आइडियाज और कॉन्शियसनेस वो रियल नहीं है, राइट, वो रियल है, लेकिन वो बोलते हैं कि जो प्राइमरी रियलिटी है वो क्या है, आपकी मटीरियल वर्ल्ड, राइट, फिजिकल वर्ल्ड जो आपको दिखता है, द वर्ल्ड ऑफ मैटर, द वर्ल्ड ऑफ मैटर और नेचर, राइट, जो आपको अपने चारों तरफ दिख रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम कॉन्शियसनेस एवरीथिंग एल्स दैट यू सी, राइट, everything else that you see apart from consciousness is material for physical world. Even my hands are material to me, right, my body is material to me because I could see my body or perceive my body through my subject, that is my consciousness, right, my geist. तो ये बोलते हैं कि ये प्राइमरी रियलिटी है, और जब मैन इस मटीरियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि मैन यहां से रिसोर्सेज, मैन क्या इंटरैक्ट कैसे करेगा इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, राइट। हम पढ़ेंगे एलियनेशन में लेबर का क्या सिग्निफिकेंस है, और लेबर और ह्यूमन नेचर कैसे डिटरमाइंड होता है, और लेबर मैन और नेचर में क्या लिंक है, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस व्हाइल विल बी डीलिंग विद एलियनेशन, राइट। तो मैन इंटरैक्ट करता है थ्रू हिज लेबर विद दिस मटीरियल वर्ल्ड, और इसको ट्रांसफॉर्म करता है, और इसी से ही अपनी नीड्स सेटिस्फाई करता है। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, द नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीपल नीड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। even I am delivering this lecture by interacting with the material world, right, this is material to me, this chalk is material to me, board is material to me, this microphone is material to me, you people are material to me, you people are external to me, right। so ये प्राइमरी रियलिटी है, और इस मटेरियल वर्ल्ड में जब इंसान रहता है तो उसकी कॉन्शियसनेस इससे शेप होती है, राइट। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है मैन का मटेरियल वर्ल्ड के साथ लेबर के थ्रू, राइट, ठीक है, इन टर्न यहां से क्या है, मैन की जो क्या है आपकी कॉन्शियसनेस इसी से शेप होती है, राइट। तो हमने पढ़ा भी था कि क्या कॉन्शियसनेस ऑफ एन मॉडर्न मैन, इजंट द कॉन्शियसनेस ऑफ मॉडर्न मैन डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द एंशिएंट मैन, or the man in the primitive societies, or the man in the stage of primitive communism, or the man in the feudal era, in the feudal mode of production. The consciousness is different, right, because man different way में material world के साथ interact कर रहा है at different points of time in different modes of production, और इसीलिए consciousness different होगी, right। तो मार्क्स के लिए प्राइमरी रियलिटी क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, और ये शेप और डिटरमाइन करता है कॉन्शियसनेस को। तो मार्क्स के लिए ये जो कॉन्शियसनेस है, दिस इज द सेकेंडरी रियलिटी, राइट। तो बिल्कुल रिवर्स जा रहे हैं वो, राइट, बिल्कुल ऑपोजिट है वो हेगल के, और इसलिए मैंने आपको, अगर इफ यू रिमेंबर, आई डिक्टेटेड अ कोट टू यू लास्ट टाइम इन विच मार्क्स सेज माय मेथड इज नॉट ओनली डिफरेंट but it is in complete reversal or complete opposition to Hegelian dialectical idealism, right, we talked about it। हमने ये भी देखा था कि हेगल क्या है, मार्क्स सेड हेगल वाज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, उल्टा खड़े हुए हैं, उनको
सीधा करूंगा एंड आई विल मेक हेगल स्टैंड ऑन हिज फीट, राइट। तो इसलिए बिल्कुल ऑपोजिट है। और मार्क्स इज ट्राइंग, ऑल्दो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सी एवरीथिंग जो मार्क्स है बोल रहे हैं दैट इज अ रिएक्शन, it is a modification, it is a criticism of Hegel, right? So his works are in turn a reflection of Hegel, right? The works of Marx are influenced by Hegelian ideas. तो यहां पे वो क्या बोलेंगे, it is the being which determines consciousness. ठीक। और इवन जब वो डायलैक्टिक्स की भी बात करते हैं हेगल, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन हेगल एंड मार्क्स। और जब हेगल डायलैक्टिक्स की बात करते हैं तो हेगल डायलैक्टिक्स को देखते हैं इन द डोमेन ऑफ आइडियाज, राइट, इन द डोमेन ऑफ आइडियाज। तो हेगल क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस आर प्रेजेंट, राइट, दीज डायलैक्टिक्स, और कॉन्ट्राडिक्शंस किस में प्रेजेंट है, आइडियाज में, राइट, दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर प्रेजेंट इन आइडियाज। तो थीसिस, आप कुछ भी प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट दोगे, दैट इज योर थीसिस, दैट इज एन आइडिया, राइट। तो इसी के अंदर क्या है, इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस है, राइट। इसी आइडिया में क्या है, आपको फैलेसी मिलेगी, बिकॉज नो आइडिया इज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, फैलेसी और लूप होल विद इन दैट आइडिया, राइट। तो इसी का क्या है, एक एंटीथीसिस निकल के आएगा जो इसको क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और थीसिस और एंटीथीसिस जब रिजॉल्व करेंगे तो आपकी सिंथेसिस बनेगी, राइट। ये सिंथेसिस क्या होगी, दिस विल बी द न्यू थीसिस। अब इसका फिर से एंटीथीसिस आएगा और ये साइकिल क्या है, ऐसे चलती रहेगी। हर एक जो सिंथेसिस होता है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप होती है, बिकॉज हर एक साइकिल के साथ यू आर रिजॉल्विंग योर कॉन्ट्राडिक्शंस, यू आर रिमूविंग or eliminating the inefficiencies that are there in your arguments, that are there in your ideas. So with each cycle you are reaching a higher level of consciousness. Your Geist is developing with each cycle of this TAS cycle, thesis, antithesis, antithesis और synthesis cycle. तो जब ये पूरी हिस्ट्री में इवोल्यूशन ऑफ मैन जो हो रहा है, पूरी हिस्ट्री में जब ये डायलैक्टिक्स चलेगा, राइट, ये जो रिजोल्यूशन होगा कॉन्ट्राडिक्शंस का, राइट, व्हेन दिस कॉन्ट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड थ्रू दिस थीसिस और एंटीथीसिस साइकिल, राइट, सो विद ईच रिजोल्यूशन you will be developing a more higher level of consciousness, more higher levels of consciousness, राइट। और इसी को ही आप हिस्ट्री में, जैसे हिस्ट्री में अगर आपकी गाइस्ट जो थी एंशिएंट मैन की वो लेस डेवलप्ड थी और मॉडर्न मैन की ज्यादा डेवलप होगी, दिस इज व्हाट हेगल विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट। बिकॉज क्या है, गाइस्ट हैज ट्रेवल्ड थ्रू द प्रोसेस of this thesis, antithesis, synthesis cycle across the history of mankind, और इसी वजह से क्या है, with each cycle you are resolving your contradictions in a more and more refined manner. तो आपका thought और ज़्यादा refined होगा, you will be reaching a more higher level of consciousness. और इसी वजह से अगर आप ad infinitum अक्रॉस इन्फिनिटी साइकिल को, अक्रॉस ह्यूमन हिस्ट्री साइकिल को कंटिन्यू करेंगे, देन यू विल बी रीचिंग अ परफेक्ट कॉन्शियसनेस, अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस विच हेगल इक्वेट्स विद गॉड, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट। इसको, इसी का रिजेक्शन करते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं, आई वांट से रिजेक्शन, और कार्ल मार्क्स बोलते हैं, आज के लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, कि ये जो डायलैक्टिक्स हैं, राइट, दीज डायलैक्टिक्स और दीज कॉन्ट्राडिक्शंस दीज आर रियल कॉन्ट्राडिक्शंस, राइट, दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर रियल। और ये किस टाइप की कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी, सो हेयर विल बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. One is the contradictions between ruling class and subject class. Second is the contradiction between force of production and production relations, right? तो इन दो
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस को हम यहाँ पे डेवलप करेंगे और फिर इसी का एक्सटेंशन हम क्या विल बी टॉकिंग अबाउट 3 लॉज, द लॉज ऑफ निगेशन, द लॉज ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज एंड द लॉ ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स, राइट। तो ये जो है पूरा, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज स्पेसिफिकली इज डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल conception of historical materialism that Marx propounded, right? So it is one of the subset of historical materialism, the dialectical materialism, and it is not different from historical materialism. It is for our own convenience that we are categorizing it into 2 different things, and in order to develop a more refined understanding of the topic, right? So these contradictions are real. ये contradictions real हैं, ideal नहीं है, right? These contradictions are materialistic in nature, right? और ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस रिजोल्व कैसे होंगी? ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं दीज कॉन्ट्राडिक्शंस विल बी रिजोल्व्ड थ्रू रिवोल्यूशंस। और रिवोल्यूशंस क्या होती हैं? बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, क्लासेस के बीच में, 2 क्लास के बीच में, जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, जो ओप्रेस्ड क्लास है, वो रिवोल्ट कर देगी। ये जो मटीरियल, आपका जो मटीरियलिस्टिक कंट्राडिक्शंस है, ये कहाँ पे आएंगी? आपकी मटीरियल बेस में आएंगी, राइट? मटीरियल और इकोनॉमिक बेस में आएंगी, राइट? द कंट्राडिक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। अगर आपने हरलम्बस पढ़ी हो, कोई भी बुक पढ़ी हो, तो उसमें बोलते हैं कि कैपिटलिज्म सोज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, अपनी ही डिस्ट्रक्शन के बीच कैपिटलिज्म खुद बोता है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये क्या है? इनहेरेंट है और इंटरनल है और इनबिल्ट है कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, राइट? तो ये जो इनहेरेंट और इनबिल्ट का जो कंसेप्ट है, यहीं से उठाया कार्ल मार्क्स ने। बिकॉज जैसे हर एक थीसिस के अंदर ही इनबिल्ट है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे ही ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसी में ही क्या है? इनबिल्ट है कॉन्ट्राडिक्शंस, इनहेरेंट है कॉन्ट्राडिक्शंस, राइट? और इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म विल सो द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन ड्यू टू दिस इनहेरेंट और इनबिल्ट कॉन्ट्राडिक्शंस। ये कॉन्ट्राडिक्शंस एक सर्टेन पॉइंट आएगा हिस्ट्री में, और एक सर्टेन पॉइंट आएगा डेवलपमेंट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन और द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जब एक पर्टिकुलर लेवल तक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो जाएगा। जब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की पर्टिकुलर हिस्ट्री रीच होगी, तो वहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होंगी? दे हैव टू बी रिजोल्व्ड, राइट? उनको कैरी ऑन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वहीं से ये क्या है? रिवॉल्यूशन होगी और कैपिटलिज्म विल बी ओवरथ्रोन। और ये क्या है? दिस इज अ पॉजिटिविस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, राइट? बिकॉज दिस इज द लॉ। जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी हाई हो जाएंगी कि उनको रिजोल्व ही करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली, नॉट ऑटोमेटिकली, थ्रू द कॉन्शियस एक्टिविटी ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमन, ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स व्हेन दे विल बी मोबिलाइज्ड, राइट? तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर के अंदर ये सब हो रहा है, एक पॉजिटिविस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सब हो रहा है, एक लॉ दे रहा है कार्ल मार्क्स, उसके अंदर रिवॉल्यूशन होके ही रहेगी, राइट? बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्शंस रिजोल्व होंगी, क्योंकि ये हिस्ट्री में रिजोल्व होती हुई आ रही है, राइट? पीछे से ही रिजोल्व होती आ रही है। पहले जो मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो रहे थे, उनमें भी सेम कंसेप्ट यही लग रहा था, राइट? इसी को हम पढ़ेंगे, दिस इज डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, राइट? सो डायलैक्टिक्स इज प्रेजेंट इन मटीरियलिस्टिक बेस, राइट? और ये रिवॉल्यूशन से होगा। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये जो डायलैक्टिक्स है, ये आइडियाज में नहीं है, राइट? ये क्या है? रियल है। और ये जो रिवॉल्यूशन है, इन कॉन्ट्राडिक्शंस, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है आइडियाज की, ये क्या है? आइडियाज की फॉर्म में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, रियल है। और इनको रिजोल्व कैसे किया जाएगा? कार्ल मार्क्स यहाँ पे स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज करते हैं हेगल को, और बोलते हैं हेगल की तरह आर्म चेयर में बैठ के एक फिलोसोफर इन कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजोल्व नहीं कर सकता, राइट? इन कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजोल्व नहीं कर सकता आर्म चेयर में बैठ के फिलोसोफर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस साइकिल, राइट? दीज आर रियल एक्चुअल कॉन्ट्राडिक्शंस, और ये रिवॉल्यूशन के थ्रू रिजोल्व होंगी। और ये जो रिवॉल्यूशंस हैं, दीज आर मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, दीज आर मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट? दीज रिवॉल्यूशंस में कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे वायलेंस होगा,
और ब्लड शेड भी हो सकता है, राइट। सो ये क्या है, दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन, राइट, एंड दिस आर नॉट सिंपलिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन इन द आइडियाज, जहां पे फिलोसफर आराम से बैठे अपनी आर्म चेयर में थ्रू गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ TAS साइकिल, थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस साइकिल रिजोल्व कर लेगा। दिस इज नॉट द केस, राइट। तो इसी वजह से ये क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, और डायलेक्टिक्स का कंसेप्ट यहां से उठाया है कार्ल मार्क्स ने, राइट। ठीक, दूसरा जो सिमिलैरिटी है, एक तो हमने देखा डायलेक्टिक्स में हेगल और मार्क्स के बीच में, राइट, और कैसे पूरा का पूरा जो मार्क्स है वो इन्फ्लुएंस्ड है इनके कंसेप्ट से, हालांकि उनको मॉडिफाई करते हैं, रिफ्यूट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आइडियाज यहीं से ले रहे हैं वो। तीसरा जो सोशल चेंज है, राइट, जो सोशल चेंज है वो डायलेक्टिक्स के थ्रू ही हो रहा है, राइट। हमने देखा था कि हेगल जब बोल रहे थे, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया इवोल्यूशनरी थियरीज को। इवोल्यूशनरी थियरीज क्या वो बोलती हैं कि जो चेंज है वो क्या है, ग्रेजुअल है, स्मूथ है, लीनियर है, राइट। इसको बोलते हैं कि चेंज तो प्रोग्रेसिव है। यहां पे वो एग्री करते हैं इवोल्यूशनरी थियरिस्ट के साथ कि चेंज प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन वो बोलते हैं ये चेंज स्मूथ नहीं है, राइट। रादर ये जो चेंज है, ये जो चेंज थ्रू डायलेक्टिक्स हो रहा है, राइट। और ये जो चेंज है इट इज टेकिंग प्लेस डायलेक्टिक्स, मतलब कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शंस के थ्रू चेंज हो रहा है, राइट। विद ईच कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन यू आर progressing through this geist is progressing through this history of mankind across। तो इस वे में क्या है, हिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है और सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, ठीक। तो कार्ल मार्क्स भी इसी को ही डेवलप करते हैं। वो बोलते हैं डायलेक्टिक्स इज रिलेटेड टू सोशल चेंज, राइट। ये जो दो टाइप की कॉन्ट्राडिक्शंस हम पढ़ेंगे, जब इनका रिजोल्यूशन होगा, व्हेन दीज टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस विल गेट रिजॉल्व्ड, तो सोशल चेंज होगा, राइट, सोशल चेंज होगा, राइट। मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से यू विल बी चेंजिंग टू अनदर मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। व्हेन दीज कॉन्ट्राडिक्शंस, यहाँ पे जब ये कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व होंगी, तब क्या है, आप एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से, राइट, फॉर एग्जांपल फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ बढ़ोगे। तो दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस विल बी। तो यहाँ पे फर्स्टली विल बी talking about two types of contradictions, the contradiction between the two classes, that is the ruling class or the subject class, between the oppressor and oppressed, उनमें contradiction है। second contradiction है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं, the contradiction that is there is between forces of production and production relations, right। और social change में हम तीन चार चीजें और पढ़ेंगे, तीन लॉज पढ़ेंगे, राइट। सो ये हम क्या है, दो टॉपिक्स एक साथ पढ़ रहे हैं। एक तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, सेकंड ये जो टॉपिक है दिस इज ऑल्सो अबाउट डायलेक्टिक्स एंड सोशल चेंज, डायलेक्टिक्स एंड सोशल चेंज। तो जब फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि सोशल चेंज, फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि सोशल चेंज क्या है, ग्रेजुअल है, प्रोग्रेसिव है, लीनियर है, स्मूथ है, राइट। ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, लीनियर, स्मूथ। तो यहां पे मार्क्स और मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, राइट। मार्क्स और मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ये जो सोशल चेंज है इट इज बेस्ड ऑन डायलेक्टिक्स, इट इज बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो मार्क्सिस्ट थियरीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी से दीज मार्क्सिस्ट थियरीज, दीज आर कन्फ्लिक्ट थियरीज ऑफ चेंज, राइट, these are conflict theories of change। और यहां पे कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन कैसे रिजॉल्व होती है, ये रिजॉल्व होती है थ्रू रिवोल्यूशंस, राइट। और ये जो है काफी अब्रप्ट और लार्ज स्केल चेंजेस आते हैं, राइट, थ्रू रेवोल्यूशंस। एब्रप्ट और लार्ज स्केल, एब्रप्ट, लार्ज स्केल transformations will take place in society,
और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज भी बोलते हैं, राइट। दैट इज वाई बिकॉज दे आर बीइंग ब्रॉट अबाउट बाय रिवोल्यूशंस, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। जबकि यहाँ पे हम जब बोलते हैं कि सोशल चेंज क्या है, लीनियर है, प्रोग्रेसिव है, स्मूथ है, ग्रेजुअल है, राइट, धीरे धीरे करके थ्रू कंसेंसस और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फंक्शनलिस्ट विल बी टॉकिंग अबाउट टेलकोट पार्सन्स एज वेल, हमने कॉम्ट के बाद में भी पढ़ा था, स्पेंसर में भी पढ़ा था, राइट। और ये क्या है, दिस इज इवोल्यूशनरी सोशल चेंज। और यहां पे क्या है, इससे क्या है, कार्ल मार्क्स इससे भी एग्री नहीं करते हैं, राइट। रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज के साथ, यार रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज होता है एब्रप्ट लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी कंप्लीटली मेटामॉर्फोसाइज कर जाती है, मेटामॉर्फोसाइज कर जाती है। और जब यही इसी के साथ एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां पे भी हम दो चेंज पढ़ेंगे। सी मार्क्स को फर्दर एलोबरेट करते हैं एंगल्स, और उसमें कुछ हद तक वो क्या है, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ यू कुड से पर्टिकुलर मैनर में एक कंसेंसस आएगा, एक सिमिलैरिटी ओवरलैप आएगा फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट के बीच में, जब वो बात करेंगे क्वांटिटेटिव सोशल चेंज। एक तो होता है क्वांटिटेटिव सोशल चेंज, एक होता है क्वालिटेटिव सोशल चेंज। तो ये जो सोशल चेंज हो रहा है थ्रू रिवोल्यूशन, इसको बोला एंगल्स ने, जब एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, इसको एंगल्स ने बोला दिस इज रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज, और दिस इज क्वालिटेटिव सोशल चेंज। यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाता है सोसाइटी का। सोसाइटी विल कंप्लीटली चेंज इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, इट विल चेंज, इट्स इकोनॉमी विल चेंज फर्स्ट। जब उसका इकोनॉमी चेंज होगा, जब उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, तो ही उसके बाद उसका सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके सारे फैसर चेंज होंगे। पॉलिटिक्स विल चेंज, सोसाइटी विल चेंज, लॉ विल चेंज, रिलीजन विल चेंज, एजुकेशन विल चेंज, फैमिली स्ट्रक्चर विल चेंज, राइट। और जेंडर एज ए कैटेगरी एंड इट्स मैनिफेस्टेशन विल चेंज, पूरा सुपर स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो इसलिए अगर आप बोलते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें तो वायलेंस नहीं था, ब्लड शेड नहीं था। क्योंकि जैसे ही आपका मटेरियल बेस चेंज हुआ, कैपिटलिज्म आया, तो पूरी सोसाइटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर गई थी और मॉडर्निटी आई थी। और जब पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर रही, इसी मॉडर्निटी, इसी सोशल चेंज को पढ़ने के लिए थ्रू मॉडर्निटी क्या है, पूरा सुपर स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ था, इसी को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था, राइट। वी टॉक्ड अबाउट दिस व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं कि किस टाइप की कॉन्ट्राडिक्शंस प्रेजेंट है मटेरियल बेस में, राइट। सो इन डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, और विच इज अ सब पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, अगर हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो आई विल से कि दोनों ही लेक्चर्स के नोट्स बनाओ आप, उसी में दोनों ही पॉइंट जो आपको पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, राइट, उसी का ही यूज करके आप क्या है आंसर को एक कॉम्प्रीहेंसिव आंसर लिखने की कोशिश करो और डायमेंशंस प्रेजेंट करने की कोशिश करो, राइट। उसको आर्टिफिशियली अपने आंसर्स को रिस्ट्रिक्ट मत करो। Bring as much diversity and as much comprehensiveness or as much multi-dimensionality to your answers, right? So don't restrict your answers, don't restrict yourself while writing any answer, right? और वो क्या है, अपने आप को आप पूरा एक्सप्रेस करो, right? Don't artificially restrict yourself while writing answers. तो डायलैक्टिकल आइडियलिज्म में कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दो टाइप्स की कॉन्ट्राडिक्शंस है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, और हमने देखा था कि दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर रियल और मटीरियलिस्टिक्स इन नेचर, राइट। ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्शंस वो बोलते हैं कि दीज आर रियल कॉन्ट्राडिक्शंस, अनलाइक the ideal contradictions that Hegel was talking about, right? Contradictions in the form of ideas that Hegel was talking about. क्या है ये real और actual contradictions है, because these are present in the material base of the society, material base, और आप इसको बोल सकते हो इकोनॉमिक बेस में,
इकोनॉमिक बेस या मोड ऑफ प्रोडक्शन में या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में जो कॉन्ट्राडिक्शंस प्रेजेंट है। सी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या कोई डिफरेंस है? सी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या, इट इज ए हिस्टोरिकल कंसेप्ट अक्रॉस हिस्ट्री। क्या है? जब सेम मटेरियल कंडीशंस मिलेगी, जब मटेरियल बेस सेम रहेगा, राइट, सेम मटेरियल बेस रहेगा, सेम मैनर में क्या है, मैन एक्सट्रैक्ट करेगा रिसोर्सेज को नेचर से, राइट। तो जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशंस अक्रॉस हिस्ट्री चेंज रहेगी, राइट, तो इस हिस्ट्री को क्या है, जहाँ पे ये कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस लाई करती हैं इस पूरी हिस्ट्री में, इस पूरे टाइम पीरियड में, राइट, तो उसको एक इपोक बोला गया है और उसको एक मोड ऑफ प्रोडक्शन बोला गया है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, जब आप मोड ऑफ प्रोडक्शन का स्नैपशॉट लोगे, इस टाइम पीरियड में मोड ऑफ प्रोडक्शन का स्नैपशॉट लोगे, राइट, और स्क्रीनशॉट बोल सकते हो, और उस टाइम पीरियड पे जो स्नैपशॉट बोलोगे दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा, राइट। और ये जो अक्रॉस हिस्ट्री है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज अ वेरी टेक्निकल डिफरेंस, राइट, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक। तो ये क्या एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शंस है जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपकी प्रेजेंट है। तो कौन दो टाइप की कॉन्ट्राडिक्शंस है, राइट। सबसे पहले कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस की। क्लास में कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों प्रेजेंट है, राइट। तो यहां पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो दो क्लासेस हैं, राइट, जो टू क्लासेस हैं, दैट इज योर रूलिंग क्लास और द ओनर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट, हु आर द ओनर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो आपकी सब्जेक्ट क्लास है, राइट, जिसके पास क्या है, वो अपने लेबर को क्या है, सोल्ड करती है टू दिस रूलिंग क्लास, और इस लेबर को एक्सप्लॉइट करती है रूलिंग क्लास। तो ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस है इन दोनों के बीच में, राइट, हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन है वो कलेक्टिव और सोशल एंटरप्राइज है, ठीक। इंडिविजुअलिस्टिक मैन प्रोड्यूस नहीं करता रहा है, तो मैन क्या एंटर करता है प्रोडक्शन में फेलो मैन के साथ, और उसी के थ्रू दिस कलेक्टिव, यू कुड से through this being a collective entity, being a social entity, they together in unison they exploit the resources of the nature in order to fulfill their cumulative needs, right। और ये हमने देखा भी था कि हंटिंग और अगर गैदरिंग सोसाइटीज है तो मैन यूज टू हंट टुगेदर, राइट। आपने क्योंकि डेंजर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, एनिमल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस थे और वहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, तो मैन कलेक्टिवली हंट करते थे, राइट, बिकॉज दे कलेक्टिवली कैन न्यूट्रलाइज दिस थ्रेट, राइट, और हंट कर सकते हैं। और इसी का अगर आपने एक्सटेंशन देखा होगा, जो राजा महाराजा थे वो अकेले क्यों नहीं हंट करने जाते थे, दे ऑलवेज दिस राजा महाराजा दे वेंट इन ग्रुप्स, राइट, उनके काफ़ी सारे यू कुड से एसोसिएट्स उनके साथ चलते थे और हंटिंग करते थे, ठीक। तो हंटिंग क्या है, इट इज अ कलेक्टिव और सोशल एंटरप्राइज, दिस प्रोडक्शन दैट यू आर, दिस रिसोर्सेज दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, राइट, दिस इज अ सोशल एंटरप्राइज। ऐसी फैक्ट्रीज में भी क्या है, लेबर क्या है, सोशली काम करके कंसंट्रेट होते हैं, मल्टीपल पीपल आर देयर, दिस आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, तो देर इज अ सोशल एंटरप्राइज। हमेशा ऑल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कलेक्टिवली प्रोड्यूस होगा। इंडिविजुअल प्रोडक्शन को मार्क्स रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो ज़्यादा मैटर नहीं करती और वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट। तो प्रोडक्शन क्या है, सोशल है। तो जब मैन आपस में दिस प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन रिलेशंस में एंटर करता है, राइट, दीज आर प्रोडक्शन रिलेशंस। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दीज प्रोडक्शन रिलेशंस, हमने क्या पढ़ा था, दीज आर हिरार्किकल है ये प्रोडक्शन रिलेशंस, एक हिरार्की है, रूलिंग क्लास अबव सब्जेक्ट क्लास, राइट। इसमें दीज आर बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर। जो रूलिंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है लेबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास, राइट।
और उसके लेबर के से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सरप्लस को अपने पास मोनोपोलाइज कर लेती है, उसको अप्रोप्रिएट कर लेती है, राइट। प्लस दीज रिलेशंस आर असिमेट्रिकल, राइट, बिकॉज रूलिंग क्लास is more powerful, right? These relations are based on domination and subordination of the ruling class by the subject class, right? So these relations are based on oppression of the ruling class, oppression of the subject class by the ruling class, right? तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज दीज क्लासेस हैव म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट, म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट है। रूलिंग क्लास चाहेगी जितना ज्यादा फ्रूट ऑफ लेबर जितना ज्यादा अप्रोप्रिएट कर पाए वो, राइट, जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाए सब्जेक्ट क्लास का, उसके लिए उतना बेटर है, उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर पाएगी। और सब्जेक्ट क्लास भी ये भी चाहेगी कि उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसकी भी लाइफ कंफर्टेबल हो, उसके पास भी इनफ रिसोर्सेज हो, राइट। तो इनके बीच में क्या है? दे हैव म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट। और अगर आपने पढ़ा हो एडम स्मिथ के बारे में, जब मैं बात कर रहा था, जब मैं रेशनल इकोनॉमिक मैन के बारे में बात कर रहा था, तो एडम स्मिथ ने भी बोला था कि मैन इज रैशनल इन नेचर, राइट, ही इज अ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन देखने को मिलेगी। तो म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक इंटरेस्ट है, राइट, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पे, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड सब्जेक्ट क्लास, राइट। और इसको मैं अभी जस्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 लॉज दैट, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म 3 लॉज है जिनको समराइज किया था एंगल्स ने, राइट, हु वाज द एसोसिएट ऑफ कार्ल मार्क्स। एंगल्स एंड मार्क्स दे रोट majority of the works together, so Engels summarized some of the works of Marx, और Engels ने 3 लॉ दिए थे, राइट, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के, और उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ, राइट। जब हम बात करते हैं लॉ, दिस इज द लॉ, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, दिस विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ, तो ये क्या एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, राइट। दैट इज व्हाई कार्ल मार्क्स वाज आल्सो ए पॉजिटिविस्ट और अ मटीरियलिस्ट, राइट। तो जो लॉ ऑफ यूनियन एंड कंफ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स, ये हम पढ़ेंगे, राइट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, राइट। तो यूनियन हम देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कंफ्लिक्ट दिख रहा है बिकॉज दीज आर ऑपोजिट्स इन नेचर, राइट। सो दीज आर क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस, और ये आप कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये आप अक्रॉस डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या है, ये क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलेगी, राइट। एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में और स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में मास्टर और जो कि रूलिंग क्लास है और स्लेव के बीच में ये कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलेगी, राइट। मास्टर एक्सप्लॉइट करता है स्लेव के लेबर को। ऐसे ही फर्दर इसके बाद जब फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसमें क्या है आपको कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलेंगी बिटवीन लॉर्ड जो कि एक्सप्लॉइट करेगा सर्फ को, तो इनके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। दीज आर क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड, ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, राइट। और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शंस प्रेजेंट है। और ये किसके बीच में प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट बिटवीन बुर्जुआजी और द कैपिटलिस्ट क्लास which is the exploiter or oppressor and the your proletariat or the working class, right। इनके बीच में क्या है, ये लिंक देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे रिजॉल्व होती हैं? ये कॉन्ट्राडिक्शंस कार्ल मार्क्स बोलते हैं दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड नॉट इन आर्म चेयर, जो कि आपका not in armchair by a philosopher, because these are not contradictions of ideas, these are actual real contradictions, right। so these are resolved through revolutions, right, revolutions होती हैं। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, दिस इज अ मैटर ऑफ
life and death, right? Because these revolutions, these could be violent, और यहां पे क्या है, ब्लड शेड भी हो सकता है। ठीक, और ये वायलेंट क्यों है? सी दीज आर नेचुरली वायलेंट बिकॉज जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास क्या है, वो क्या है, सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है, राइट? वो क्या है, सारे राइट्स उसके पास हैं, ठीक है? तो जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो रूल्स ऑफ द गेम है वो किसकी फॉर्म में, वो कौन डिवाइस कर रहा है और किसमें किसकी तरफ झुके हुए हैं, और रूलिंग क्लास की तरफ झुके हुए हैं, राइट? पूरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से डिवाइस्ड है कि रूलिंग क्लास को सारी एडवांटेज मिले, राइट? जबकि सब्जेक्ट क्लास के पास कुछ नहीं है, सब्जेक्ट क्लास का क्या है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उसके पास लायबिलिटीज है, राइट? ठीक है, लायबिलिटीज है, उसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो रूलिंग क्लास क्या चाहेगी, रूलिंग क्लास क्या है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहेगी, इजंट इट? बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट, जो उसके इंटरेस्ट है, इंट्रेंच्ड जो कि उस पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन और सोसाइटी में, उसको क्या है, वो मेंटेन करना चाहेगी, ठीक? और पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम है वो इस तरीके से रिग्ड है जिससे क्या है, रूलिंग क्लास क्या है, इसको, इस स्टेटस को मेंटेन कर पाए, राइट? तो जो पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर जो है, राइट, विच इज नथिंग बट बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, इट इज इन फेवर ऑफ द रूलिंग क्लास, उसके एक्सप्लॉइटेशन और फर्दर कर रहा है। तो जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर है वो हेल्प करेगा रूलिंग क्लास की, राइट? जो स्टेट है, स्टेट क्या है, स्टेट के पास पावर है, डोमिनेशन है, अथॉरिटी है, वायलेंस का यूज करती है, स्टेट के पास आर्मी है, तो उनके इस करंट स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही रिलीजन है, रिलीजन आइडियोलॉजी माइंड को कंट्रोल करता है मैन के, राइट? इसी को ओपियम बोला है कार्ल मार्क्स ने। जब हम पढ़ेंगे रिलीजन, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ रिलीजन, व्हेन इन रिलीजन वाला चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? एजुकेशन भी ऐसा हो रहा है, इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा ये हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी और सोशल चेंज में, कार्ल मार्क्स के बारे में हम आगे जब डिस्कस करेंगे, राइट? तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर इसको स्मैश करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है इस सुपर स्ट्रक्चर को, राइट, इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट को क्या है, ओवरथ्रो करना है, तो रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी। रिवॉल्यूशन इसलिए क्या, वायलेंट और ब्लड शेड होगा उसमें। इतना आसानी से रूलिंग क्लास अपनी प्रिविलेजेस राइट्स नहीं देने वाला। पूरे जो रूल्स ऑफ गेम उसकी फॉर्म में रिग्ड है, बल्कि रूल्स ही उन्होंने बनाए हुए हैं, वो अपने इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट को और स्टेटस को ऐसे नहीं जाने देंगे, राइट? तो इसको, और प्लस स्टेट भी उनके पास है, पावर डोमिनेशन अथॉरिटी जिसके थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टेट भी उनके कंट्रोल में है रूलिंग क्लास के। इट इज द इंस्ट्रूमेंट और कमिटी ऑफ द बुर्जुआजी, ठीक है? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि स्टेट इज ए कमिटी ऑफ द बुर्जुआ, राइट? वो क्या है, इसी के थ्रू अपनी रूलिंग क्लास क्या है, अपनी पॉलिटिकल पावर जो है स्टेट के थ्रू मैनिफेस्ट करती है, पॉलिटिकल पावर स्टेट के थ्रू मैनिफेस्ट करती है। तो इसको ओवरथ्रो करने में उनको क्या है, रिवॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, और दिस विल नॉट बी इजी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो कार्ल मार्क्स बात करते हैं, ये रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि स्लेव रिवॉल्ट्स हुए थे, राइट? स्लेव रिवॉल्ट्स हुए थे। जो स्लेव्स थे उन्होंने क्या है, काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और जो इक्विपमेंट थे मास्टर के वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, राइट? सो स्लेव रिवॉल्ट्स हुए थे। फूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी क्या है, यहाँ पे क्या है, आपको पता हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आई, राइट, जो कि थर्ड एस्टेट ने की थी, जिनके पास कोई पावर नहीं थी, राइट? 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी फ्यूडल सोसाइटी यूरोप की,
क्लर्जी, नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी, और तीसरी थी आपकी कॉमन एस्टेट, जिसमें फार्मर्स, आपके प्रोफेशंस, लॉयर्स, वेरियस टीचर्स वगैरह और बिजनेसमैन वगैरह थे। तो थर्ड एस्टेट ने ओवरथ्रो कर दिया था थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहीं पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रोलेटेरियत क्लास क्या है, रिवोल्ट कर देगी। और इसलिए बोलते हैं कार्ल मार्क्स, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, should unite or and revolt. They have nothing to lose. The workers have nothing to lose except the change, right? जो बेड़ियां बांधी उनके पैरों में, उसके अलावा उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम ही इतना एक्सप्लॉइटेटिव है, राइट? सो दीज आर इनबिल्ट कंट्राडिक्शंस। ये कंट्राडिक्शंस इनबिल्ट है कैपिटलिज्म में और किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में, और ये इनहेरेंट है। तो ये इनहेरेंट का कंसेप्ट और इनबिल्ट का कंसेप्ट कहाँ से लिया कार्ल मार्क्स ने? हेगल से लिया है, राइट? हेगल से लिया है। तो ये हेगल भी क्या बोलते हैं, हर एक थीसिस और आइडिया में क्या है, इनबिल्ट फैलेसीज है, इनबिल्ट कंट्राडिक्शंस है, राइट? कोई भी परफेक्ट आइडिया नहीं होता है, और इसके लिए क्या है, एक एंटीथीसिस आता है और ये रिजोल्यूशन होता है और फिर सिंथेसिस बनता है, राइट? यही से बोला है। तो जब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इनबिल्ट और इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस है कैपिटलिज्म में, तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, यहाँ से लिया गया है, राइट? तो अगर इस लाइन को समझना है तो आपको हेगल को कहीं ना कहीं समझना होगा, और दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट हेगल्स डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, क्योंकि सारा जो कंसेप्ट निकल के काफ़ी सारी फीचर्स आपको क्या है, कार्ल मार्क्स की हेगल के थ्रू ही समझ आ पाएंगी, राइट? और इसलिए कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म विल सी द सोर्स, कैपिटलिज्म विल सो द सीड्स, कैपिटलिज्म विल सो द सीड्स, अपनी ही बीज बोएगा वो, विल सो द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं, अपने ही विनाश के बीज कैपिटलिज्म खुद बोएगा, क्योंकि उसमें इनहेरेंट और इनबिल्ट कॉन्ट्रडिक्शंस, राइट? दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन क्या बात करते हैं कार्ल मार्क्स? Second contradiction that Karl Marx talks about is the contradiction between forces of production and production relations. ठीक है, तो सी एक चीज मैं आपको कंसेप्ट बताया होगा शायद, मैन क्या है, हमने देखा था कि सोशली और कलेक्टिवली क्या है, प्रोडक्शन करता है, इजंट इट? दिस इज सोशल और कलेक्टिव एंटरप्राइज, और आपस में क्या प्रोडक्शन रिलेशंस डेवलप करता है। और ये प्रोडक्शन रिलेशंस क्या है, कुछ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं। ये जो रिलेशंस हैं, कार्ल मार्क्स बोलेंगे कम्युनिज्म में क्या है, दीज आर सिमेट्रिकल, इगैलिटेरियन, इसका ऑपोजिट कर दो, इगैलिटेरियन, अनएक्सप्लॉइटेटिव, सिमेट्रिकल, राइट? नॉट बेस्ड ऑन ऑपरेशन। ये रिलेशंस क्या है, इस टाइप के होंगे, राइट? तो वहां पे कोई भी, यहां पे कोई क्लास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा कम्युनिज्म में, ठीक? अब ये क्या यूज करेंगे, कलेक्टिवली क्या करेंगे, ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेंगे, राइट? इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी, वेरियस टूल्स, इक्विपमेंट्स, इनका यूज करके क्या है, वो क्या है, नेचर को क्या है, एक्सप्लॉइट करेंगे और अपनी नीड्स पूरी करेंगे, राइट? ठीक है। अब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशंस क्या है, इनके बीच में कंपैटिबल रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट? सो प्रोडक्शन रिलेशंस शुड बी, these production relations should be compatible with existing forces of production or with existing technology or with existing instruments. These production of relations should be compatible and commensurate, compatible and commensurate with forces of production, right? ताकि इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट यूज हो सके। ये प्रोडक्शन रिलेशंस ऐसे होने चाहिए कि इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट यूज हो सके, राइट? शुड बी, दिस प्रोडक्शन रिलेशन शुड बी कंपैटिबल एंड कमेंसुरेट
with forces of production so as to ensure their most effective right, their most effective, most effort and most efficient, their most effective and most efficient use or deployment, right? ठीक, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज हो सके, ये मैन यूज कर सके, तो इनके बीच में रिलेशंस कुछ ऐसे होने चाहिए, राइट? प्रोडक्शन रिलेशंस और इनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या होता है, सी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स बोलते हैं, राइट, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दे बिकम more and more superior, efficient or effective, right, with passage of time or evolution of history। ठीक, हमने ये देखा था कि जैसे हिस्ट्री के अक्रॉस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअसली डेवलप करेंगे, राइट? कंटिन्यूअसली डेवलप करेंगे हिस्ट्री के अक्रॉस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट? कंटिन्यूअसली क्या है, ज्यादा सुपीरियर हो जाएंगे ये, राइट? और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब और ज्यादा आप नेचुरल वर्ल्ड से और मटेरियल वर्ल्ड से क्या है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, राइट? बिकॉज जो मैन है सो एज टू सेटिस्फाई मैन की जो नीड्स है वो कंटिन्यूअसली क्या, वंस हमने हमेशा बोला था कि वंस अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नीड्स ऑफ मैन आर सेटिस्फाइड, न्यू सेट ऑफ नीड्स इमर्ज। तो नेवर एंडिंग और अनसीजिंग नीड्स है मैन की, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर लेती है, और पीछे वाली जो नीड्स हैं, ओल्ड नीड्स, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट? टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होगी कि वो तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमें और नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो नीड्स आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, तो जितनी ज्यादा नीड्स होंगी उनको सेटिस्फाई करने के लिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, इस टेक्नोलॉजी और साइंस और इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच यू आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, उनको भी ज्यादा से ज्यादा सुपीरियर होना पड़ेगा विद पैसेज ऑफ टाइम, सो एज टू सेटिस्फाई दिस, सो एज टू सेटिस्फाई द एवर increasing एक्सपोनेंशियल नीड्स ऑफ मैन, राइट? जो एक्सपोनेंशियली और एवर इंक्रीजिंग मैनर में जो नीड्स इवॉल्व हो रही है मैन की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा सुपीरियर होते जाएंगे, राइट? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हिस्ट्री के अक्रॉस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कैसे नीड्स बढ़ रही है हिस्ट्री के अक्रॉस, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी उतने ही सुपीरियर हो रहे हैं उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? लेकिन अब क्या होता है, देयर कम्स अ पर्टिकुलर टाइम, एक ऐसा टाइम आता है इन द स्टेज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, राइट? हमने देखा था अक्रॉस हिस्ट्री, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो एपोक है, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली और सुपीरियर होते जा रहे हैं, ठीक? और इनका यूज करने के लिए क्या है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस है, और ये कमेंसुरेट होने चाहिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ, ठीक? एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है हिस्ट्री में, राइट? यहाँ पे कुछ लास्ट में ऐसा आएगा, राइट, मोड ऑफ प्रोडक्शन में, जहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन इतने डेवलप और इतने सुपीरियर हो जाएंगे कि ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं, दे आर नॉट यूजफुल एनीमोर, राइट? ये यूजफुल नहीं होंगे ज्यादा आगे, राइट? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सी, तो हमने देखा कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऐसे इमर्ज होंगे कि जो प्रोडक्शन रिलेशंस है उसके साथ एनी मोर कंपैटिबल नहीं होंगे, राइट? ठीक? तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो फोर्सेस ऑफ, ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस है, जो कि एक टाइम पे विच फैसिलिटेटेड
राइट, which once facilitated the effective and efficient use of mode of production, the effective and efficient use of forces of production, right, efficient use of forces of production, जो एक टाइम पे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को के साथ कमेंसुरेट थे और कंपेटेबल थे और इंश्योर कर रहे थे कि इनका इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट यूज हो पाए इन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का, इन टूल्स का, इन टेक्नोलॉजी का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन इक्विपमेंट्स का, राइट। ये क्या है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन तो डेवलप हो चुके हैं, राइट, बट दीज प्रोडक्शन रिलेशंस दे डिड नॉट डेवलप और दे आर आर्काइक, वो और आउटडेटेड हो जाते हैं, राइट, दे बिकम आर्काइक एंड आउटडेटेड, राइट। तो वो दे आर नॉट एनी मोर कंपेटेबल विद फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और यहां पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो है प्रोडक्शन रिलेशंस ये फैसिलिटेट नहीं करते, रादर दे रिस्ट्रिक्ट राइट द डेप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, राइट, दे रिस्ट्रिक्ट और इवन फैटर्स और रिस्ट्रिक्ट, मतलब उनके पैरों में क्या है, बेड़ियां बांध देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द डिप्लॉयमेंट, अफेक्टिव डिप्लॉयमेंट और अफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट और यूज ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो अगर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं तो ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं ये भी चेंज होंगे, राइट, ये भी डेवलप होने चाहिए, न्यू प्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस आने चाहिए ताकि वही साइकिल रिपीट हो, अगेन ये प्रोडक्शन रिलेशंस कंपैटिबल हो जाए फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ, इनका मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज कर पाए, राइट। तो चेंज कैसे हो रहा है, सी सोशल चेंज हो कैसे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किस चीज में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यहाँ पे आपकी कॉन्ट्राडिक्शन किस में आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपकी यहाँ पे, दिस इज द सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शंस आई हैं बिटवीन द न्यूली डेवलप्ड, राइट, बिटवीन द न्यूली डेवलप्ड, जो न्यूली डेवलप्ड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है एंड एग्जिस्टिंग और आउटडेटेड प्रोडक्शन रिलेशंस, इनके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शंस रिजोल्व कैसे होंगी, जब ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए हैं उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन रिलेशंस भी चेंज हो, ये भी नहीं आ जाए, राइट, तो कि ताकि दे बिकम दीज न्यू प्रोडक्शन रिलेशंस विल बी कंपैटिबल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और इनका मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज और डिप्लॉयमेंट कर पाए। तो सबसे पहले चेंज कैसे हो रहा है, सबसे पहले चेंज हो रहा है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में, नई टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, राइट, और इसी को मोस्ट इफेक्टिव यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए डेल्टा प्रोडक्शन रिलेशंस में, राइट। अगर ये दोनों चेंज हो गए, सबसे पहले चेंज इसमें आया फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में, फिर प्रोडक्शन रिलेशंस में, अगर ये दोनों चेंज हो गए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो आपको नहीं लगता कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशंस क्या था, ये क्या है आपका इकोनॉमिक बेस, तो यहां पे क्या है, पूरा इकोनॉमिक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट, तो मैनर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया पूरा, राइट, पूरा मैनर ऑफ प्रोडक्शन और पूरी की पूरी इकोनॉमी, जैसे मैन क्या है टैप कर रहा है रिसोर्सेज को नेचर से, राइट, वो पूरा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये जो मैन प्रोडक्शन रिलेशंस है बना रहा है, राइट, ये मैन किसको यूज कर रहा है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को, नेचर को टैप करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट, और इसी को आप इकोनॉमी बोलेंगे, राइट, इसी को आप इकोनॉमी बोलेंगे जब आप एक्सट्रैक्ट करें रिसोर्स को नेचर से। ठीक, तो जब ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है, तो आपका मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर चेंज हो गया, तो आपकी पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई है, राइट, तो आपका पूरा इकोनॉमिक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक, तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशन चेंज हुए तो पूरा इकोनॉमिक बेस चेंज हो गया। तो हमने जब बोला था सुपर स्ट्रक्चर की, जब हम बात कर रहे थे, राइट, यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशंस थे, लॉ, स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लॉ, स्टेट, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, राइट, जेंडर, ये क्या है सुपर स्ट्रक्चर में आता है, राइट। तो सोसाइटी, तो इसके साथ साथ क्या है, सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। क्यों सुपर स्ट्रक्चर क्यों चेंज होगा, बिकॉज सुपर स्ट्रक्चर क्या हमने बोला था, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय
और शेप्ड बाय और डिटरमाइंड बाय योर मटीरियल बेस, योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये तो हम डायग्राम से समझा रहे हैं। सी, मैन की हिस्ट्री ही ऐसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैन को, इन ऑर्डर टू थिंक, मैन हैज टू ईट, मैन हैज टू फुलफिल हिज मटेरियल नीड्स। मैन की सारी एक्टिविटी यहीं से स्टार्ट होती है कि उसको नीड्स पूरी करनी है। तो उसकी नीड्स पूरी करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले अपनी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे नेचर से। और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशंस डेवलप होंगे, तो ये एक आपकी इकोनॉमी बनेगी। ये जो जिस टाइप की इकोनॉमी बनेगी, राइट, उसी ही उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा जो उसके कॉन्ग्रुएंस में, उसके कंपैटिबिलिटी के साथ उसके कमेंसुरेट होके क्या है, आपकी बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस उसके बाद डेवलप होंगे। सबसे पहले कोर इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी ही है, सबसे पहले यही होगा, क्योंकि ये प्राइमरी नीड सेटिस्फाई करता है, मैन सबसे पहले यही करता है। तो उसके बाद उस टाइप ऑफ स्टेट, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, जेंडर, वो क्या है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस योर कोर बेस, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, जो ढांचा बनेगा बाद में, दिस इज कॉल्ड अ सुपर स्ट्रक्चर। तो जिस टाइप का आपका जो पहली चीज स्टार्ट हो रही थी, इकोनॉमी स्टार्ट हो रही थी, ये डिटरमाइन करेगी कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इट इज एन आउटकम ऑफ दिस बेस, राइट, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस बेस, इट कम्स अ सेकंड, राइट। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड, शेप और डिटरमाइंड बाय दिस इकोनॉमी। तो आपकी सोसाइटी, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम, आपका फैमिली, आपका रिलीजन इज विल बी डिटरमाइंड बाय योर इकोनॉमी, राइट। तो इसलिए बोलते हैं इन्फ्लुएंस, शेप और डिटरमाइन करेगा। और ये किसको सपोर्ट करेगा, और ये जो आएगी आपकी टाइप ऑफ स्टेट, फैमिली, एक लॉ, राइट, रिलीजन, ये इस टाइप से आएगा ताकि इन कंडीशंस को जस्टिफाई कर सके, राइट। ये इसी का ही बाई प्रोडक्ट है, सुपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको लेजिटिमाइज करेगा और इसको सपोर्ट करेगा इन कंडीशंस को, राइट। तो अगर ये चेंज हो गया तो ये पूरा का पूरा भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद क्या है, आपका सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका सुपर स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक बेस चेंज हो गया तो पूरा की पूरा सोसाइटी ही चेंज हो जाएगी, राइट। तो चेंज ऐसे हो रहा है, सबसे पहले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे, फिर प्रोडक्शन रिलेशंस, ये पूरा चेंज होगा तो इकोनॉमिक बेस चेंज हो जाएगा, तो उससे पूरा सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट। इकोनॉमी चेंज हुई, सुपर स्ट्रक्चर मतलब आपका लॉ, आपकी पॉलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम, आपका रिलीजन, आपका फैमिली, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, राइट। दिस इज इजी टू से दैट थिंग्स विल बी हैपनिंग इन सच एंड सच मैनर, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, अगर आपने पढ़ा हो तो उसको कहीं ना कहीं स्टोन एज भी बोल सकते हो। स्टोन एज क्यों बोलते हैं उसको, स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो टेक्नोलॉजी थी, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन थे, टूल्स किसके थे, स्टोन्स के थे, राइट। अगर आप हंटिंग भी कर रहे हो तो क्या है, आप स्टोन्स के टूल्स यूज करोगे, उनको शार्प करोगे, ठीक है। तो उसी जो शार्पन्ड स्टोन टूल्स हैं उसी का यूज करके हंटिंग कर रहे हो, आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, राइट, इस टाइम पे किस टाइप की एग्रीकल्चर होगी, शिफ्टिंग, राइट, शिफ्टिंग काइंड ऑफ कल्टीवेशन, राइट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, होज एंड स्टिक्स का यूज करके क्या है, प्रोडक्शन होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे प्लफ नहीं आएगा, राइट, होज और स्टिक्स होंगी, वहां पे आपका दिस स्टोन टूल अटैच्ड होंगे, उसी के थ्रू आप प्लफिंग करोगे, राइट। और सिकल्स जो होंगी जिससे आप हार्वेस्टिंग करोगे वो भी स्टोन शेप्ड में होंगे, उसका यूज करके हार्वेस्टिंग करोगे, राइट। तो इनकी ये जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है, इससे आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आई थी कॉपर एज, और ज्यादा एफिशिएंट हुआ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और फाइनली आई आयरन एज, राइट। टेक्नोलॉजी से एज बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी से उसको पीरियड को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स के इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। आयरन एज आई, आयरन के टूल्स बने, आयरन का प्लफ शेयर बना। तो जब आयरन का प्लफ शेयर बना, सबसे पहले आयरन की वजह से क्या यूज हो पाया, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो पाई। फॉरेस्ट क्लियरेंस हो पाई तो क्या है, आपका लैंड यूज चेंज हुआ, राइट। अब ज्यादा के ज्यादा लैंड को क्या है, एग्रीकल्चर में
क्या है यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर में। तो आपका प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी। पहले आप लिमिटेड लैंड्स को ही प्लफ कर पा रहे थे क्योंकि उसकी सुपीरियोरिटी नहीं थी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की। अब यहां पे क्या वास्ट लैंड्स को क्या है प्लफ कर पा रहे हो थ्रू दिस सुपीरियर आयरन टूल, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या आपका प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा। प्रोडक्शन एक्सपेंड कर गया तो अभी क्या होगा, प्रोडक्शन एक्सपेंड किया आपका एग्रीकल्चरल बेस स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो सभी को एग्रीकल्चर में रहने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट टूल है। तो पहले जितने लोग प्रोड्यूस कर रहे थे अब काफी कम लोगों की जरूरत होगी क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा अब क्या है इफेक्टिव हो गई है, एफिशिएंट हो गई। कम लोग ज्यादा उस टेक्नोलॉजी यूज के ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो लोग कुछ लोग फ्री हो जाएंगे, वो सिटीज उसकी वो फ्री होंगे तो दे विल बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, तो सिटीज का राइज होगा, वहां पे भी रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चरल बेस भी बढ़ गया, सिटीज का भी राइज हो गया, यहाँ से टैक्स आएगा, यहाँ से क्या टैक्स निकाला जा सकता है, राइट, एग्रीकल्चर और अर्बन एरिया से। जब यहाँ से टैक्स निकाला जाएगा दोनों जगह से, जब टैक्स आ जाएगा तो मतलब क्या आपका स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिकॉज स्टेट को अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आर्मी रखनी है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्या यहाँ से आएंगे। तो स्टेट क्या सुपर स्ट्रक्चर है, लेकिन डिटरमाइन कहाँ से हुआ, इकोनॉमी से। तो पहले आदमी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी जाके पूरा सुपर स्ट्रक्चर जनरेट होगा, राइट। तो ये क्या है इस तरीके से हो रहा है। तो आपके जैसे ही ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपका क्या है पूरा प्रोडक्शन रिलेशन चेंज होगा, फिर आपका चेंजेस आएंगे अलग अलग, ठीक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सी ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व हो रही है, न्यू फोर्सेज और न्यू प्रोडक्शन रिलेशंस डेवलप होंगे। दूसरा एग्जांपल सी, और ये काफी अच्छा एग्जांपल है। आप फ्यूडलिज्म को देखोगे, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। सी सबसे पहले क्या है, यहां पे फ्यूडलिज्म में ही क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का क्या है राइज होगा, राइट। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले स्टीम इंजन डिस्कवर हुआ था, जिसकी वजह से क्या है लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाई, ठीक। उससे पहले क्या हुआ था, स्पिनिंग जेनी, द कॉटन मशीन, राइट, जिसकी वजह से टेक्सटाइल प्रोडक्शन क्या है एकदम से स्केल हो पाया। तो स्टीम इंजन हुआ तो मैन पावर का यूज नहीं हुआ, मैन मसल और एनिमल पावर का यूज नहीं हुआ, यू हैव स्टीम टू पावर योर मशीन्स और फैक्ट्रीज, राइट। तो आपका प्रोडक्शन रिलेशन चेंज होगा, ठीक। तो हो कैसे रहा है, जो आपका ओल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, फ्यूडलिज्म वाला जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसी में ही ट्रेड का राइज हुआ था, वहां पे मर्केंटलिज्म डेवलप हुआ था, मर्केंटलिज्म आया था, राइट। ट्रेड का राइज हुआ और यहां पे क्या है मर्केंटलिस्ट आए थे, राइट, विच आर मेनली एंगेज्ड इन ट्रेड, ठीक। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एंड स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म क्या है, ये स्टीम इंजन और स्पिनिंग जेनी जैसी न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होंगे, राइट, न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होंगे। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं, कार्ल मार्क्स सेज कि ये जो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये जो न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है ये डेवलप होते हैं इन ओल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो द सीड्स ऑफ चेंज के जो बीज कहां बोए जा रहे हैं, द सीड्स ऑफ चेंज, राइट, द सीड्स ऑफ चेंज इमर्ज इन द वूम ऑफ ओल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। जो पुराना मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसी के गर्भ से चेंज निकल के आता है, राइट। क्योंकि फ्यूडलिज्म में ही क्या है ये सब चेंज होना स्टार्ट हो गया था, मर्केंटलिज्म आने लग गया था, राइट, ट्रेड बढ़ने लग गया था, बुर्जुआ क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास का भी इमर्जेंस हुआ था, न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आने लगे थे आपके फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के एंड स्टेज में, राइट। फैक्ट्रीज आ गई थी, मशीन्स आ गई थी, राइट, आपका प्रोडक्शन रेवोल्यूशनाइज कर गया था, राइट। लेकिन ये जो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थे they were not compatible with old production relations, ठीक।
तो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या है, थर्ड एस्टेट ने, राइट, थर्ड एस्टेट ने ओवरथ्रो कर दिया थ्रू फ्रेंच रिवोल्यूशन द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया, तो मोनार्की से आपका डेमोक्रेसी की तरफ और रिपब्लिकनिज्म की तरफ भी बढ़ा था। अगर आपको याद हो, रिपब्लिकनिज्म की तरफ भी बढ़ा था आपका फ्रेंच नेशन। तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है, टाइप ऑफ स्टेट भी चेंज हो रही है, राइट, ठीक, राइट। तो this is what Karl Marx talked about, these two types of contradictions, these are real and actual contradictions, and this is how through this dialectics and resolution to these contradictions आपका social change हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स, जब हम डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, डायलैक्टिक्स एंड सोशल चेंज के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक। और सी ये प्रोडक्शन रिलेशंस क्यों नहीं थे एफिशिएंट, और सी ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस थे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में, अगर आप देखोगे फ्यूडल लॉर्ड, जो फ्यूडल लॉर्ड है और जो सर्फ है उसके बीच में कैसे रिलेशन है, राइट। सर्फ इज बॉन्डेड और अटैच्ड, सर्फ क्या है, अटैच्ड है टू द फ्यूडल लॉर्ड, उसको लॉर्ड की सर्विस में ही रहना है, राइट। वो और कुछ ऑक्यूपेशन, सर्फडम क्या होता है, सर्फडम में वो और कुछ ऑक्यूपेशन नहीं प्रैक्टिस कर सकता है, वो खाली क्या है, लैंड से कल्टीवेट करेगा ऑफ लॉर्ड, राइट, ही इज अटैच्ड टू द लॉर्ड एंड दिस इज नोन एज सर्फडम। उसके पास फ्रीडम नहीं है। और लॉर्ड और सर्फ के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, ये दीज आर द रिलेशंस ऑफ ट्रेडिशन, राइट, दीज आर रिलेशंस क्या है, जिसमें स्लेव आपका जो सर्फ है उसको ही शुड बी ड्यूटी बाउंड, दीज आर बेस्ड ऑन ड्यूटी ऑफ द सर्फ टुवर्ड्स द लॉर्ड, राइट, दीज आर बेस्ड ऑन loyalty of the serf towards the lord, these are based on bondage of the serf under lord, attachment of the serf under lord, ठीक। और ये क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन है, राइट, फॉर्मलिज्म नहीं है इसमें कुछ। लॉर्ड भी क्या है, पैट्रोनेज देगा सर्फ को, राइट, उसकी तरह एक फादर फिगर की तरफ से होगा, राइट। लेकिन कैपिटलिज्म में कैसे प्रोडक्शन रिलेशन चाहिए, बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत और कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरियत के बीच में ये जो रिलेशंस हैं, दीज आर फॉर्मल रिलेशंस, कंट्रैक्चुअल रिलेशंस। यहां पे बॉन्डेज नहीं होगी, रादर यहां पे फ्रीडम होगी। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई करने के बाद फॉर्मली जो फॉर्मल रिलेशंस होंगे इनफॉर्मल नहीं होंगे। ड्यूटी और ऑनर का इसमें कोई मतलब नहीं है, राइट, ड्यूटी ऑनर ट्रेडिशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक। रादर दीज आर फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस। और प्रोलेटेरियत और वर्कर, अगर उसके पास निगोशिएशन पावर है तो दूसरे कैपिटलिस्ट के पास जाके भी जॉब कर सकता है, वो अटैच नहीं है एक पर्टिकुलर उसमें, राइट। तो फ्रीडम है, ठीक। फ्रीडम भी कार्ल मार्क्स बोलते हैं एक्चुअल फ्रीडम नहीं है उसके पास। पूरा जो कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर है वो ऐसा कंस्ट्रेंट डालता है लेबर पे कि उसके पास कहने का तो फ्रीडम है लेकिन एक्चुअल में उसके पास फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई निगोशिएटिंग पावर नहीं होती। दूसरा कैपिटलिस्ट भी उसको ज्यादा वेज नहीं देगा। और इसके लिए एक कंसेप्ट आता है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो, राइट, ठीक। तो ये न्यू रिलेशंस ही कंपैटिबल हो पाएंगे क्योंकि इसी में ही प्रोडक्शन हो पाएगा आपका अफेक्टिव, ठीक। दूसरा जो है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, राइट, ये जो लॉर्ड्स थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी और नोबिलिटी थी, वो क्या थी, लीजर बेस्ड थी, राइट। वो वेस्टेज करती थी, बहुत ही लेविश एक्सपेंडिचर होता था, राइट। तो सेविंग्स वहां पे बहुत कम होंगी। हालांकि वो सारा सरप्लस अप्रोप्रिएट कर लेगी, किसका, सर्फ का सारा सरप्लस, क्योंकि पूरी लेबर को एक्सप्लॉइट कर रही है, राइट। सर्फ के पास क्या है, बहुत ही कम बचेगा, उसके पास हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होगा, राइट। वो उसके पास क्या है, पॉवर्टी में ही रहेगा, राइट, मिजरी में ही रहेगा वो। तो लेकिन जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास उसको अप्रोप्रिएट करिए उसके सरप्लस को, उसको फर्दर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, राइट, बिकॉज वो लेविश एक्सपेंडिचर, लेविश लाइफस्टाइल करेगी और वेस्टेज में काफ़ी ध्यान रखेगी। मतलब उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है एरिस्टोक्रेटिक क्लास का। लेकिन अगर आप देखोगे बुर्जो और प्रोलेटेरियत क्लास, सॉरी आपका बुर्जो और कैपिटलिस्ट क्लास, यहाँ पे क्या होगा कि जो बुर्जो और कैपिटलिस्ट क्लास है, दैट बिलीव्स इन सेविंग्स, राइट, दैट बिलीव्स इन सेविंग्स। और अगर आप लिंक करोगे प्रोटेस्टेंटिज्म भी यही बोलता है कि आप सेविंग्स करो,
आप लेविश लाइफस्टाइल मत करो रखो, आप नीड्स अपनी मिनिमाइज करो और आप सेविंग्स करो, मनी को सेव करो, मनी को वर्शिप करो। और ये जो सेविंग्स हैं दीज आर प्रॉफिट। अगर सेविंग्स होंगी तो सेविंग्स फिर से क्या री इन्वेस्ट हो जाएंगी प्रोडक्शन में। जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी और जितने ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट होगा मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा क्या है, नई फैक्ट्रीज खोल सकता है दिस बुर्जुआजी क्लास। और जितना ज़्यादा फर्दर नई फैक्ट्रीज खोलेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा और सेविंग्स अगर वो करेगा और फर्दर उसको नई फैक्ट्रीज खोल पाएगा तो क्या है, कैपिटलिज्म पूरा एक्सपेंड होगा। दिस इज व्हाट वेबर कॉल्ड एज द लीवर्स ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। जो लेवर्स ऑफ कैपिटलिज्म है वो ऐसे एक्सपेंड होते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म है, ये जो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज है जो इनकलकेट किए जाते हैं कैपिटलिस्ट में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब हम 3 लॉज की बात करेंगे, द लॉ ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज, द लॉ ऑफ यूनियन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स एंड द लॉ ऑफ निगेशन और निगेशन। ये 3 लॉज स्पेशली एंगल्स ने दिए थे, राइट। और दिस आफ्टर दिस आवर लेक्चर विल एंड रिलेटेड टू हिस्टोरिकल और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म।